नमस्कार दोस्तों, एनईपी 2020 से रिलेटेड परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट में जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो पेडागोजी कॉन्सेप्ट पे होते हैं, मतलब मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे जो पुराने प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो 28-29 तारीख के पेपर में भी पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के चीज़ों को सीखते हैं। नई शिक्षा नीति के कुछ टैग वर्ड्स हैं, इनको देख लीजिएगा और नज़र मारिएगा। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आगे 10-15 क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको देखने में आपको आसानी होगी। तो बहुभाषिता, अवसर, प्रगति जहाँ दिखता है पॉजिटिव है, रैंक जहाँ पर दिखे, परीक्षा, रटना, पाठ्यपुस्तक, एकीकरण अच्छी चीज़ है। भारत भी तो बोला जाता है ना कि एक रहो साथ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, मतलब एक परिवार है, ठीक है। ड्रिल और अभ्यास आपको याद रखिएगा, ड्रिल बहुत जगहों पर बताया जाता है पॉजिटिव है, कई जगहों पर हो भी जाता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे नई शिक्षा नीति में ड्रिल और अभ्यास को नेगेटिव माना जाता है। खोज विधि अच्छी बात है, आप ढूंढ करके करेंगे, सीखेंगे, खुद का दिमाग लगाएंगे। तकनीकी सुविधाएं देनी चाहिए, हर एक बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। देखिए लैपटॉप बांटा जा रहा है और सरकार के द्वारा टैबलेट बांटी जा रही है, साइकिल बांटी जा रही है, तो तकनीक देना इंपॉर्टेंट है। अनिवार्य किसी चीज़ को नहीं करना है, तुलना किसी बच्चे का किसी के साथ नहीं करना है। मातृभाषा इंपॉर्टेंट है, याद करना नेगेटिव है। एक भाषा पर बल नहीं देना है। प्रतिबिंब मतलब कि आप जो कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर दिखना चाहिए, ये पॉजिटिव है। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त, गुरु दक्षिणा के रूप में, अगर आपको हेल्प मिले तो। नहीं मिले तो मत कीजिएगा। बाकी इसकी जो पीडीएफ है, जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नीचे, या कमेंट बॉक्स में भी पिन है, आप जा करके वहाँ से टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पर बाकी सारी पीडीएफ मिलेगी। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया टैग वर्ड के थ्रू, अन्वेषण, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की बात की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन मतलब कि खोज करना, ठीक है, दोनों चीज़ एक ही है, तो खोज करके सीखना ये पॉजिटिव होता है। वेधन और अभ्यास, अभ्यास नेगेटिव होता है। पाठ्यपुस्तक मैंने बताया नेगेटिव होता है। परीक्षा नेगेटिव होता है। तो देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने टैग वर्ड के थ्रू एनईपी को भी निपटा दिया, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और सवाल है यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन एनईपी 2020 में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। तो शिक्षण शास्त्री मतलब पेडागोजी की अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी विधियां हैं जो कि आपको पर्यावरण सीखने में आपको अच्छा अनुभव देंगी। कुछ ऐसी टेक्निक होती हैं जैसे कि पेडागोजी आप पढ़ रहे हो, जैसे मैंने टैग वर्ड बता दिया, इससे आप क्वेश्चन को हल कर लोगे। तो जब पर्यावरण को सीखोगे तो ऐसी क्या टेक्निक होनी चाहिए कि आपका अनुभव अच्छा हो जाए, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखोगे चुनिंदा अवधारणाओं की बात की जा रही है, मतलब कि केवल की बात की जा रही है कि केवल कुछ चीज़ों के बारे में करना है, ठीक है, जैसे कि कुछ चीज़ों को देखना है, कुछ चीज़ों को टच करना है, ठीक है। तो आप फील पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगे, आपको फ्री छोड़ना पड़ेगा। अगर इन्वायरमेंट का मज़ा लेना है तो एक बगीचे में छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं अरे उस फूल को मत छुओ, ठीक है, ऐसा नहीं करना। वो बच्चा खुद समझदार है, उसको क्या करना बच्चे को खुद पता है, उसको छोड़ दीजिए खुला, वो देख करके खुद ही अपने आप को समझ जाएगा कि किसको छूना है किसको नहीं छूना है। जैसे दीपक को बच्चे को मना करा जाता है मत छू, लेकिन छूता है, वो देख करके सीख जाएगा। इसी को तो बोलते हैं ना करके सीखना, करने दीजिए। तो चुनिंदा उदाहरणाओं को उनके दिमाग में नहीं डालना है। और यहाँ पर देखिए शिक्षण में कला का एकीकरण, एकीकरण पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया। शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण कहना, ये भी पॉजिटिव होता है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 राइट आंसर होगा। तो ये जो टैग वर्ड बनाया है ना, ये क्वेश्चन को देख करके ही टैग वर्ड बनाए गए हैं जो कि आपको परीक्षाओं में हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट कहीं से कर दिया, बहुत मेहनत लगता है दोस्त, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इतनी मेहनत को अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए, लाइक तो ठोकना ही चाहिए और चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ना चाहिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्त, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ये सवाल एक बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल ऐसा देखने को मिला जो कि इस तरीके का था। बाकी सारी चीज़ें जो थी पेडागोजी के बिहाफ पर थी, माइंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि 5-3-3-4 ये होना चाहिए। 5 का मतलब क्या है कि 3 साल आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्री प्राइमरी जैसे नर्सरी, LKG, UKG और क्लास 1 और 2। इसका जो एज ग्रुप होगा वो होगा आपका 3 से लेकर के 8 वर्ष तक का, ठीक है। हम बात करें 3 की, तो 3 जो होता है वो क्या होता है, क्लास 3 से लेकर के 5 तक का, और बच्चे की एज होगी 8 से लेकर के 11 वर्ष तक की। फिर बच्चा 3 जो जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो क्लास 6 यहाँ पर क्लास 5 में चला गया है। अब बच्चा 8वीं क्लास तक चला जाएगा और उसकी एज होगी 11 से लेकर के 14 वर्ष तक। और आपको पता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को आर्टिकल 21A में
यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा की बात की जाती है। ठीक है, तो एनईपी पढ़ोगे तो साथ ही साथ आप आरटीई भी देख लोगे 2009, और एनसीएफ भी यहाँ पर इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो एनसीएफ की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका भी, और पूरे चैनल पर आपको वही कंटेंट मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है सीटेट से रिलेटेड। तो चैनल पर एक बार विजिट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो देखिए, जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो 8वीं क्लास तक का हो गया। फिर जो 4 है वो 8 से लेकर के 12 क्लास तक के लिए होता है, और एज जो होती है वो होती है आपकी 15 से लेकर के 18 वर्ष। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि 8वीं क्लास तक के बच्चों को आप कभी भी निकाल नहीं सकते, इस चीज़ को याद रखिएगा। 11 से जो 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं, उनको आप स्कूल से निकाल नहीं सकते, और ना ही आप उनको फेल कर सकते हैं। तो गोविंदा किसी किसी फिल्मों में बोलता है ना, मैं 8वीं में 8 बार फेल हूँ, तो वो गलत बोलता है। होता होगा उसके समय में, लेकिन आज के समय में नहीं है। अगर आप 10 साल के हो जाते हैं और आपको पढ़ना है तो आपको क्लास 1 में नहीं डाला जाएगा, आपके 10 साल के एज ग्रुप के साथ आपको डाला जाएगा। अब टीचर को वहाँ पर एडजस्ट करना है कि बच्चे को कैसे सिखाना है, कैसे सीखेगा बच्चा। लेकिन वो बच्चा 10 साल का है तो वो किस क्लास में जाएगा वो डिसाइड आप करो, कि कम से कम नहीं तो वो जो बच्चा जाएगा वो कम से कम नहीं तो 4थी क्लास में जाने वाला है। ठीक है, तो वो 4थी क्लास में ही जाकर के पढ़ेगा, ना कि पहली दूसरी। अब 4थी क्लास में आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे क ख ग घ सिखाओगे, ABCD सिखाओगे, वो आपकी सिरदर्दी है, और इसी चीज़ के लिए पेमेंट देती है सरकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल यहाँ पर है कि दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर निजी देखते ही क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। यार निजी देख करके गलत आपको नहीं करना है। ठीक है, निजी शिक्षा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निजी शिक्षा में तो इनको महत्व दिया जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, निजी शिक्षा में इनको महत्व दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो इनको जैसे कि मान के चलिए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, उसको नई शिक्षा नीति में क्या हुआ है कि निजी विद्यालयों में उनको क्या दिया गया है, उनको छूट दी गई है। तो यहाँ पर निजी से डरना नहीं है। निजी का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा होनी चाहिए, मतलब कि सभी बच्चे 40 क्लास में बच्चे, जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं तो सभी को एक शिक्षा मिलना चाहिए। और कौन देगा, एक निजी शिक्षक देगा। उनके ऊपर एक अपॉइंट होगा शिक्षक जो क्लास में आएगा, और वो निजी शिक्षक आपका ही होगा। मतलब बोलते हैं ना प्राइवेट संपत्ति है आपकी, तो वो टीचर आपके अकॉर्डिंग ही बात करेगा। जैसा चाइल्ड सेंटर में होता है, बच्चा जैसा चाहेगा वो टीचर वैसा ही पढ़ाएगा। जैसे प्राइवेट नौकरी में ऐसे ही होता है, जैसा बॉस चाहेगा वैसे ही एम्प्लॉय करेगा, तो जैसा बच्चा चाहेगा वैसे ही टीचर पढ़ाएगा। तो 40 बच्चे हैं, अब 40 बच्चे, जैसे 30 बच्चे होते हैं प्राइमरी में, ये आरटी 2009 के हिसाब से, तो अगर यहाँ पर 30 बच्चे हैं और टीचर एक है, तो 30 बच्चों को एक ही शिक्षा देगा, और टीचर जो होगा उन 30 बच्चों के लिए एक ही होगा। ठीक है, तो इसको लेकर के आप टेंशन ना लें, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है तो नहीं में देखते हैं। उपयुक्त इमारती ढांचा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमारती ढांचा अच्छा होना चाहिए जिसमें बच्चे वहाँ पर सीख सकें। और ऐसा इमारती ढांचे का मतलब, दिव्यांग की बात अगर की जा रही है तो ऐसा ना हो कि सीढ़ी ऐसा चढ़ने वाला सीढ़ी हो और वो बच्चा पैर से कहीं ना कहीं कैपेबल ना हो चढ़ने के लिए, तो उसके लिए अलग से आप देखोगे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सीढ़ी भी होता है और स्ट्रेच के लिए भी आपको जगह दी जाती है। तो ऐसा ढांचा आपको देना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सीढ़ी बना दो, उसके लिए अलग से व्यवस्था इमारती ढांचा देनी पड़ेगी। अनिवार्य की बात करेंगे। अभी मैंने क्या बोला, अनिवार्य जहां पर लगता है निगेटिव है, और यहां पर पूछा क्या है, गया है निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। तकनीक क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखिए टैग वर्ड के थ्रू कितनी आसानी से क्वेश्चंस को उड़ा रहे हैं। इसकी पीडीएफ टैग वर्ड की टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम से जुड़िएगा जरूर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई डाउट हो अगर किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जवाब देता हूँ दोस्त। एक चलिए हलवा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नई शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन गणित के शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। गणित पेडागोजी, जैसे गणित पढ़ाने का मेरा एक अलग शैली है, तरीका है, तो मेरा एक कौन सा तरीका है जो नहीं होना चाहिए उस तरीके के अंदर, क्योंकि अगर अच्छी शैली है तो बच्चे जुड़ते हैं, और अगर एक गलत शैली भी आपके साथ जुड़ी तो बच्चे नहीं जुड़ते हैं। तो वो कौन सी गलत शैली है, वो मैंने आपको बताया कि एनईपी के थ्रू अगर आपको रट करके कहीं दिखाई देगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो आप कुछ देखने की ज़रूरत है क्या, अमूर्तन गणित में ये चीज़ होती है, जो चीज़ दिखती नहीं उस चीज़ के बारे में सोचना, इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी। अन्वेषण की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की बात करें, खोज विधि की बात करें, पॉजिटिव है। समस्या समाधान खोज करोगे तो ही तो निकलेगी ना समस्या की समाधान, तो ये भी सही चीज़ है, लेकिन रटने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। बच्चा जानता है कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। राजभाषा मतलब क्या होती है, सरकारी कामकाज की भाषा।
हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है और एक सहायक भाषा उर्दू है। तो सहायक भाषा क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उर्दू जो है सहायक भाषा इंडिया की है या फिर उत्तर प्रदेश की है, आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ठीक है, आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, आप थोड़ा सा रिसर्च करें। अगर यहाँ तक देखा है आपने तो आपका मतलब फ़र्ज़ बनता है कि आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी भी एक सहायक भाषा है इंडिया की। मातृभाषा जो है NEP इस पे बल देता है, तो याद रखिएगा NEP इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, संस्कृत किस राज्य की राजभाषा है? किस राज्य की राजभाषा है संस्कृत? इसका भी कमेंट बॉक्स में आप आंसर छाप दीजिएगा। कहीं ये उत्तराखंड तो नहीं है, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप बताइएगा। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं, लेकिन ये है कि आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं, शेयर करने में। आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है अगर वीडियो देखने से, तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि गुरुदक्षिणा देना इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए। पहले के समय में भी ऐसा ही हुआ करता था, बट इच्छा आपकी है, मन करे तो कीजिएगा, नहीं तो बस ये है कि दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है मानकीकरण, लचीलापन। ठीक है, लचीलापन पॉजिटिविटी है। देखते हैं आगे, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, देखिए रचनात्मक मूल्यांकन, क्रिएटिविटी मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है, लेकिन योगात्मक मूल्यांकन पॉजिटिविटी नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर रचनात्मक मूल्यांकन होता मतलब क्रिएटिविटी की बात की जाती तो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रिएटिविटी से योगात्मक मतलब उल्टा जाने की बात की जा रही है, तो ये गलत हो गया। अगर योगात्मक से इसकी बात करते तो पॉजिटिव था, समझ लीजिएगा। योगात्मक से अगर इसकी बात करते तो पॉजिटिव था, लेकिन क्रिएटिविटी से आप योगात्मक पे जा रहे, गलत है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ये तो गलत हो गया। परीक्षा के लिए सीखना, ये गलत हो गया। बहुभाषिता से कठोरता, कठोरता यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, बहुभाषिता तो है, लेकिन साथ में आप देखेंगे कठोरता, तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन गलत हो गए। एक ऑप्शन बचता है लचीलापन, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए लचीलेपन का। ऐसा नहीं है कि बच्चा कोई भी सवाल पूछता है तो आप इतने हद तक गिर जाओ कि वो स्टैंडर्ड ही ना हो, और इतने हद तक कठोर हो जाओ कि वो भी स्टैंडर्ड ना हो। बच्चा मान के चलो कि कुछ बच्चे शरारती होते हैं, जैसे आपने कोई चीज़ बताई, जैसे कि P फॉर पैरोट। ठीक है, P फॉर पैरोट। अब बच्चे को समझ में नहीं आया कि P फॉर पैरोट होता है। ठीक है, अब बच्चे ने पूछा सर P फॉर क्या होता है? पैरोट। ठीक है, सर ने बता दिया P फॉर पैरोट, स्पेलिंग भी बता दिया P फॉर पैरोट। ठीक है, S फॉर शिप भी बता दिया। ठीक है, Q फॉर क्वीन भी बता दिया। अब बच्चे को पता हो गया, फिर भी बच्चा बोलेगा सर P फॉर पैरेट एक बार और बता दो ना। टीचर ने फिर बता दिया, फिर पूछेगा सर आपको पता नहीं है NEP क्या कहता है? मैं जितनी बार पूछूंगा आपको बताना पड़ेगा। P फॉर क्या होता है बताओ ना सर। तो इतना भी नहीं गिरना, इतना भी लचीलापन नहीं होना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, और आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा, दंड और पुरस्कार NCF कहता है उतना देना जरूरी है जितना बच्चों को रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो आपको उतना देना पड़ेगा जितने बच्चों की रिक्वायरमेंट हो। ऐसा नहीं दंड ही देते रहो, हाँ थोड़ा सा दे सकते हैं दंड, लेकिन उतने में बच्चा सुधर जाना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, है ना? चलिए, इसी तरीके से सीखा जाता है तो चीज़ें आसानी से दिमाग में जाती हैं। चलिए, एक और अच्छा सवाल है। अब आप लोगों के लिए टैग वर्ड देखने के बाद तो हलवा ही लगेगा, मुझे पता है ये चीज़। NEP 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता का परीक्षण। रटना आ गया, नेगेटिव हो गया दोस्त, गलत कर देंगे ऑप्शन को। पुनरुत्पाद व याद करना, ये भी नेगेटिव हो गया। मज़ा आ रहा होगा दोस्त। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। पूरे देश में बच्चों की तुलना करना, तो तुलना गलत हो गया। देखो मज़ा आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही क्वेश्चन को डील करोगे। जब इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आप जब सारे वीडियोस देखोगे ना, तो आपको लगेगा यार ये तो हलवा है। और एक बच्चा कह रहा था आपको क्या लगता है पास होना हलवा है सीटेट? मैंने उसको बताया नहीं, कमेंट बॉक्स में बोला, उसका जवाब मैंने नहीं दिया। अब उस बच्चे को क्या बताया, जो बच्चे ने वीडियो देखी ही नहीं, जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, जो बच्चा मेहनत करना ही नहीं चाहता, उसको क्या पता है कि हलवा कैसे बनता है? ठीक है, हलवा बनने में थोड़ी सी मेहनत ये लगेगी कि आपको थोड़ा सा उठना पड़ेगा, थोड़ा सा गाजर को घिसना पड़ेगा, मतलब अपना दिमाग घिसना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि PDF पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा और आपको हलवा लगेगा, और आपका हलवा तैयार है। जितने लोगों ने इतने सारे वीडियोस को देख लिए हैं उनके लिए हलवा लगेगा। और जिसको जिसको हलवा लगता है वीडियो को लाइक ठोक देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप वीडियो से हेल्प मिल रही है कि नहीं। चलिए, नई शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? पाठ्यचर्या, लचीलापन, पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पुस्तकों को गैर संदर्भित। ठीक है, पाठ्य पुस्तक को रटकर याद करना। अच्छा सवाल है, बच्चे फंस सकते हैं, लेकिन फंसना तो है नहीं। आपको नेगेटिव हटाने हैं, पॉजिटिव को जोड़ करके 1 नंबर लूट लेने हैं। ठीक है, तो रटना गलत। संदर्भ मतलब कि कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है, जैसे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, आपके CTET के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं
यहाँ पर ऐसी बातें करने लगूँ जो कि आपके यूपी टेट में परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि आपके केवीएस की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वो गैर कॉन्टेक्सचुअल हो जाएगा। तो फ़ायदा देगा क्या? नहीं। आप पढ़ के क्या करोगे? अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो वो चीज़ देना है जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो, वो चीज़ नहीं देना है जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो गैर वाला जो होगा वो नेगेटिव हो गया। 2 तो नेगेटिव छोड़ दिया, अब 2 चीज़ और बच जाती हैं भाई। और मैंने आपको क्या बोला था कि पॉजिटिव क्या होता है? लचीलापन। पाठ्यचर्या दोनों में है, और एक मानकीकरण है और एक लचीलापन है। तो एक लचीलापन क्या होता है कि बच्चों जैसे कि आप देखोगे कि बच्चा जैसे सीखना चाहता है सिखाओ। बहुभाषा मतलब आपकी क्लास में है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कोई भाषा बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे कोई भाषा बोलते हैं। तो लचीलापन ये होना चाहिए कि सर पी फॉर पैरोट आपने बता दिया है, ठीक है, तो फॉर तोता भी तो बता दो। तो आपने कहा सर ठीक है, तो फॉर तोता। तो सर 100 फॉर सूगा भी बता दो, हमारी तरफ सूगा बोला जाता है। तो ठीक है, हमको 100 फॉर सूगा बता दिया। ये एक लचीलापन था, सर ने बताया सबके बारे में। और ये एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता, मानकीकरण हो जाता। तो सर बोलते हैं देखो पी फॉर पैरट सीखो, यही इंपॉर्टेंट है और आने वाला भविष्य यही है पी फॉर पैरट। तो तोता सूगा मैना ये सब मत करो, ठीक है। तो ये गलत है। एनईपी इस चीज़ पर बल नहीं देता है, एनईपी बल देता है पाठ्यचर्या लचीलापन पे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और मैं देखिए बहुत सारी चीज़ें, आप 4 घंटे 5 घंटे का एनईपी का लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन आएगा उतना ही दिमाग में जितना मैं 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियोज़ में बनाता हूँ। तो आप 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो देखिए, यही परीक्षाओं में पूछा जाता है, यही अप्रोच आप रखोगे तो आप परीक्षाओं में एनईपी से जो 4 से 5 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि गणित में भी, ईवीएस में भी, सीडीपी में भी, उनसे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। भाषा में भी यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे बहुभाषिता, ये हिंदी में, तो 4 से 5 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। तो परेशान क्यों हो? जितनी चीज़ें मैंने करा दी एनसीएफ से, और एक आरटी का भी वीडियो आज आपको देखने को मिल जाएगा, उसको देख लेना और अपनी तैयारी को पुख्ता करते रहो, इससे काम आसान हो जाएगा। एक और प्रश्न देख लेते हैं दोस्त, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता हूँ और आपकी कहीं ना कहीं मुझे आपका मूल्यांकन करना है, आपको रिपोर्ट सौंपना है भाई, कि भाई बच्चा क्या प्रगति कर रहा है, क्या प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे आप लोग खुद बताते हो सर मैं आपके वीडियोस देख करके ऐसा लगने लगा है कि अब मैं पास हो जाऊंगा, अब हर चीज़ इजी लगता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। किसी को मेरा तरीका अच्छा लगता है, नहीं लगता है। तो जो मेरा तरीका है बहुत सारे बच्चों को अच्छा लग रहा है, उनके लिए आसान हो जा रही हैं चीज़ें। तो उनका जो रिपोर्ट मैं बनाऊँगा और उनके टीचर, उनके शिक्षक, उनके माता पिता को दूंगा, तो उसमें क्या चीज़ दिखना चाहिए? परीक्षण मतलब टेस्ट की बात की जा रही है, टेस्ट गलत हो गया। मैं आपका टेस्ट नहीं लूँगा दोस्त, मैं आपका यहाँ पर टेस्ट ले रहा हूँ क्या? कभी भी टेस्ट लिया मैंने आपका? टेस्ट नहीं लेना। तुलना करना गलत हो गया। देखो आराम से उड़ गया कि नहीं ऑप्शन। अब ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? राइट आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर प्रगति की बात की गई है, विशिष्टता की बात की गई है, प्रतिबिंब की बात की गई है। जब आप मुझसे पढ़ोगे और जब माता पिता से मिलोगे तो आपको मुझे मूल्यांकन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही बताओगे, आपके चेहरे पे स्माइल होगी और पापा से खुद बोलोगे कि पापा नई शिक्षा नीति ये कहती है, पापा एनसीएफ ये कहता है, पापा आपको पता है कैसी पक्षी होती है, पापा आपको पता है इस राज्य में कौन सा इस राज्य में कौन सा नृत्य होता है, इस राज्य की क्या फेमस चित्रकला है, कौन सी राज्य में कौन सी साड़ी मिलती है, आपको पता है पापा? तो पापा कहेंगे यार क्या बात हो गई, कहाँ से पढ़ रहे हो बेटा? तो आपने बता दिया इस चैनल से पढ़ रहा हूँ। तो मैंने आपका रिपोर्ट भी सौंप दिया और टीचर भी खुश और मूल्यांकन भी हो गया। तो ये कुछ टेक्निक होती है दोस्त जो कि हर कोई नहीं जानता है। और इस चैनल पर, शांतनु फिलोसफर चैनल पर, आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी जो एक बच्चे के साइकोलॉजिकली तौर पे, परीक्षा के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर ठोकिएगा। कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं सभी के जवाब देता हूँ। चलिए अब अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।